नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा पीडिया में। तो दोस्तों, हम लोग जो देख रहे थे वो हमारी बायोलॉजी की क्लासेस थी। कल हमने देखा था वसा के बारे में, और उससे पहले हमने चर्चा की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और मैंने तो आपको चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको बताया कि जो जीएस का ये जो सेक्शन है लगभग सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ज़रूरी होने वाला है। तो आप लोग इसका आनंद लीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आज हम जिस पे चर्चा करेंगे वो है प्रोटीन। तो मैंने स्टार्ट किया था, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हम फूड एंड फूड फैक्टर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि फूड के जो फैक्टर्स होते हैं, यानी भोजन के जो कारक होते हैं, वो कितने होते हैं? 6। तो जो भोजन के 6 कारक होते हैं उनमें कौन कौन सा शामिल होता है? उसमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा फैक्टर होता है उसमें? एक होता है कार्बोहाइड्रेट आपका। कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा जो होता है उसको फैट यानी वसा कहते हैं। तीसरा वाला जो सेक्शन होता है उसको प्रोटीन कहते हैं। और चौथा जो फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं खनिज, यानी साल्स वगैरह जो होते हैं आपके। इसके अलावा पांचवा जो फैक्टर होता है उसको जल बोलते हैं। और इसका जो छठा फैक्टर है उसको कहते हैं हम विटामिन। तो दोस्तों, हम इन्हीं सभी पे चर्चा कर रहे हैं। यानी ये जो 6 फैक्टर्स थे भोजन के, इन्हीं 6 फैक्टर्स पे हमारे द्वारा क्या की जा रही है? चर्चा की जा रही है। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें देख ली है? इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को देख लिया है, फैट को देख लिया है, जल को देख लिया है। अब जो हमारा अगला सेक्शन है यहाँ पे वो कौन सा है? प्रोटीन। यानी आज जो हम समझने वाले हैं वो प्रोटीन के बारे में समझने वाले हैं कि प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है हमारे शरीर में, और आखिर प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम देखने वाले हैं प्रोटीन को। तो देखें, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे जहन में यही आता है, यानी प्रोटीन जो होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है। तो देखो, प्रोटीन जो होता है ना, ये अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। बहुलक कहने का मतलब क्या होता है कि जो अणु होते हैं, अगर एक ही अणु कई बार जुड़ जाए, यानी अमीनो अम्लों की जब हम बात करते हैं तो NH2 जो ग्रुप है इसको अमीनो अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं हम। अगर ये जो ग्रुप है बार बार पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ मिले आपको, जैसे यहाँ पे एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड के जो ग्रुप हैं कई बार मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यानी ये क्या बना देते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, अगर इन्हीं के एमिनो एसिड के एन अणु मिल जाएं, यानी सिंगल ना होकर के ये एमिनो एसिड के कितने अणु हो जाएं? एन हो जाएं, यानी हमें नहीं पता कि कितने अणु ये हो सकते हैं। तो अगर ये एन अणु हो जाएंगे तो इसको हम कह देंगे पॉलीपेप्टाइड, और यही पॉलीपेप्टाइड क्या कहे जाते हैं? आपके प्रोटीन कहे जाते हैं। यानी आपसे जब ये कहा जाए कि प्रोटीन की प्रारंभिक इकाई कौन सी है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीनो अम्ल। यानी अमीनो अम्ल ही वो होते हैं जिनसे मिलकर के किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले किसका निर्माण होगा? आपका अमीनो अम्लों का। और अमीनो अम्लों के बाद में क्या बनेंगे? आपके पॉलीपेप्टाइड। और ये जो पॉलीपेप्टाइड हैं बाद में जाकर के किस में तब्दील हो जाते हैं? प्रोटीन में बदल जाते हैं। ये किस में बदल जाते हैं? प्रोटीन में। जैसा कि देखो यहाँ पे दिखा हुआ है कि ये एमिनो एसिड है, ये भी एमिनो एसिड है, इसके एन अणु आपस में मिले तो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ करके क्या बन गए? पॉलीपेप्टाइड बन गए। और यही पॉलीपेप्टाइड बाद में जाकर के क्या कहे जाते हैं? प्रोटीन कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात कर लें, यानी हमारे शरीर में, क्योंकि ये जो है अमीनो अम्ल यही प्रोटीन की प्रारंभिक इकाई है, तो हमारे शरीर में भी क्या देखे जाएंगे? यही आपके अमीनो अम्ल होते हैं। तो शरीर में जो अमीनो अम्लों की संख्या पाई जाती है ये लगभग कितनी होती है? 20। यानी मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? लगभग 20 होती है। अब देखो, ये जो अमीनो अम्ल शरीर के अंदर पाए जाते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक कहे जाते हैं आपके आवश्यक अमीनो एसिड्स, यानी एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी ऐसे अमीनो अम्ल जो बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, उन सबको हम क्या कह देते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कह देते हैं। ठीक है, और एक इसी कैटेगरी में आते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, अनावश्यक का क्या मतलब है कि जो बॉडी के लिए ज्यादा जरूरी नहीं होते वो अनावश्यक अमीनो अम्लों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे दुविधा वाली बात क्या होती है? यहाँ दुविधा वाली बात ये होती है कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो शरीर में नहीं बनते। यानी ये जो अम्ल होते हैं ये भोजन के द्वारा हम क्या करते हैं? बाहर से गेन करते हैं बॉडी के अंदर।
तो ये जो आपके आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये शरीर में नहीं बनते, भोजन के द्वारा बाहर से गेन किए जाते हैं बॉडी के अंदर, और इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 8। यानी आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों, 8 पाई जाती है। इसके अलावा इसके कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं। एक इसका उदाहरण है लाइमिन, लाइमिन के अलावा ट्रिप्टोफेन, ये इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं आवश्यक अमीनो अम्लों पे, तो एक आध आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या है लिख दिया है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर में नहीं, सॉरी, जिनका निर्माण शरीर में ही होता है लेकिन शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, और संख्या कितनी होती है, लगभग इनकी 12, और जो आपके आवश्यक होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 8। तो अनावश्यक अम्लों की संख्या कितनी है, 12, और आवश्यक अम्लों की संख्या कितनी है, 8। आवश्यक कहां बन रहे हैं, शरीर में नहीं बन रहे हैं, अनावश्यक शरीर में बन रहे हैं। इसके उदाहरण क्या है अनावश्यक के, आपके एलेमिन, एस्पार्टिक एसिड एक्सेट्रा, यानी ये सब के सब आपके क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। और जब यही एमिनो एसिड कई बार जुड़ जाते हैं तो इनके बार बार जुड़ने से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोटीन के कार्य, तो इस तरीके से तो हो गया प्रोटीन का फॉर्मेशन, के आखिर प्रोटीन बनता किस तरीके से है। अब देखो इसमें ना प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं, तो प्रोटीन का सबसे प्रमुख कार्य यहाँ लिखा हुआ है, यानी ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है विकास या वृद्धि, यानी शरीर में विकास और वृद्धि के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है। यानी अगर शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है तो शरीर ना तो विकास करेगा ना वृद्धि करेगा। ग्रोथ के अलावा रिपेयर, रिपेयर कहने का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या हमारे चोट लग जाए या कोशिकाएं डैमेज हो जाए या ऊतक डैमेज हो जाए, तो जो कोशिकाएं डैमेज होती हैं, ऊतक यानी टिश्यू डैमेज होते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो भी क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं। तो ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए। इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि अगर शरीर को सुडौल आपका संगठित बनाना है, यानी नए नए क्या करना है, मसल्स का निर्माण करना है, मसल्स के ऊपर क्या करना है, हमें वेट गेन करना है, मसल्स को काफी ज्यादा हाई अप करना है, तो ये सब करने का काम किसका होता है, प्रोटीन का होता है। अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो पर्याप्त मात्रा में तो आपकी जो मसल्स हैं वो कमजोर पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ करने का काम, रिपेयर करना, यानी कोई टूट फूट अगर बॉडी के अंदर हो गई है तो उसको रिपेयर कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसके अलावा अंगों के फॉर्मेशन में यानी मसल्स को ग्रो करने में कौन मदद करता है, प्रोटीन ही मदद करती है, ठीक है। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा प्रोटीन का ये जो कार्य है। इसके अलावा देखो प्रोटीन का जो दूसरा कार्य क्या होता है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब आप लोग समझोगे कि ये एंजाइम नाम की बला क्या आ गई, तो ये एंजाइम कुछ भी नहीं होते, ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन इनका प्रोसेस क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर के, और देखो बॉडी में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उपापचयी क्रियाएं। और उपापचयी क्रिया में दोनों तरीके की क्रिया आती है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी आती है और अवकरण अभिक्रिया भी आती है। और इसका उदाहरण एक में दे देता हूं, श्वसन। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन के अंदर जाने पे क्या होता है, ग्लूकोज का जो अणु होता है उस पर ऑक्सीजन क्रिया करती है और इसको तोड़ देती है किसमें, CO2 H2O प्लस ऊर्जा। यानी इस तरीके से क्या होता है, ये श्वसन का क्या होता है भाई, प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये जो प्रक्रिया है इसको आप कह सकते हैं एक उपापचयी क्रिया। तो ये जो उपापचयी क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न कराई जाती हैं, एंजाइम के द्वारा संपन्न कराई जाती हैं। चलो ठीक है, एंजाइम मैंने ये तो बता दिया कि ये प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं, तो अभी बताया था मैंने कि एंजाइम जो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं बॉडी के अंदर होने वाली, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को वेग को भाग लेकर के या तो ये बढ़ा देते हैं या क्या कर देते हैं, ये घटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट ना समझें, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो आग है, इस तरीके से आग है और आग में हमने क्या किया हुआ है, घी डाल दिया इस तरीके से, तो आग जो होगी क्या होगी, आग का वेग जो है बढ़ जाएगा। तो वहां पे जो घी है ना वो आग के वेग को बढ़ा रहा है, यानी आग की मात्रा को बढ़ा रहा है, तो उसको हम कह देंगे कि यहाँ पे घी एंजाइम का काम कर रहा है। अगर पानी डाल दिया आग में तो क्या होगा, पानी अगर आग में डाल दिया तो फिर क्या हो जाएगा कि जो पानी डालने से आग का वेग क्या हो जाएगा, कम। अगर आग का वेग कम हो गया है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि फिर से पानी ने किसका
किसका काम कर दिया, एंजाइम का। यानी घी डाला तो आग बढ़ गई और पानी डाला तो आग घट गई। और एंजाइम की परिभाषा क्या थी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के या तो क्रिया के वेग को बढ़ा देगा या क्रिया के वेग को घटा देगा, उसको हम क्या कह देंगे, एंजाइम। तो सभी जो एंजाइम होते हैं किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन से। देखो इसके अलावा इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, एंजाइम वाला ये जो प्रोसेस होता है इसके कुछ अपवाद भी मिलेंगे, लेकिन अधिकांशतः जो एंजाइम होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं भाई, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। इसके अलावा सभी एंटीबॉडीज होते हैं, यानी एंटीबॉडीज क्या होते हैं, अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल प्रवेश कर गया है, फॉरेन पार्टिकल कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, या और वायरॉइड वगैरह है, या फिर कोई आपका प्लाज्मोडियम है, या ओवरऑल हम कह लेंगे कोई ना कोई आपका रोगाणु है। अगर कोई रोगाणु बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, फिर हमारी बॉडी क्या हो जाती है, सिक, यानी हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमारे शरीर में एक हथियार पाया जाता है, इस हथियार को हम क्या कह देते हैं, एंटीबॉडी कह देते हैं। तो देखो ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये भी किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन ऐसी बताई गई जिनसे एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन सबसे बेहतरीन उदाहरण है, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ये जो होते हैं एंटीबॉडी किसके बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके अलावा हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग कैसा हो जाता है, लाल, वो भी एक प्रकार की ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन से ही मिलकर के बनता है। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ कराता है, रिपेयर कराता है और बिल्डिंग ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोटीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखी हुई हैं। तो ये क्या है, इनको एक बार हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है ये चीजें। तो देखो केराटिन नाम की एक प्रोटीन है, इस केराटिन नाम की प्रोटीन से क्या क्या बना हुआ होता है, नाखून इसी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा जरूरी सेक्शन है, तो आप लोग इसको याद रखना कि केराटिन प्रोटीन से क्या क्या बनता है, नाखून, बाल, सींग, खुर, यानी हमारा एंडोस्केलेटल, सॉरी एंडो नहीं है, एक्सो, यानी बाह्य कंकाल तंत्र की जो चीजें होती हैं वो किस प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती हैं, केराटिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं। इसके अलावा कोलेजन नाम की एक प्रोटीन होती है, इससे हमारी हड्डियां यानी अस्थियां, बोन, इसके अलावा उपास्थियां यानी जो आपकी कार्टिलेज होती हैं, ये हड्डियां और अस्थियां दोनों की, सॉरी हड्डियां एक हो गई और उपास्थियां जो हड्डियों से थोड़ी लचीली होती हैं, यानी होती तो एक प्रकार की हड्डियां ही हैं लेकिन क्या होती हैं, हड्डी तो होती है हार्ड, और ये जो कार्टिलेज होती हैं ये होती हैं थोड़ी सी लचीली। तो हड्डियां और जो आपकी उपास्थियां ये किस प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती हैं, कोलेजन प्रोटीन से। अब देखो यहाँ पे दो उनके नाम दिए हुए हैं आपके, एक तो है टेंडिन। तो टेंडिन क्या है, ये एक प्रकार का कनेक्टिव लिंक समझ लो, किसको कनेक्ट करता है, ये जो टेंडिन होता है देखो ये मसल है, ठीक है, मसल कहने का मतलब क्या है, हो गया मांसपेशी। और ये वाला जो सेक्शन है ये किसका है, बोन का। तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, कंडरा या टेंडिन करता है, ठीक है। और ये जो कंडरा है क्या कर रहा है, बोन को किससे टच कर रहा है, मसल से, यानी टेंडिन क्या कर रहा है, बोन को कनेक्ट करता है किससे, मसल से। अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन और लिखा हुआ है लिगामेंट। तो ये लिगामेंट क्या करता है, देखो ये वाला सेक्शन बोन का है और ये वाला सेक्शन बोन का है। तो आप लोगों को ये बीच वाला जो सेक्शन नजर आ रहा है, ये वाला सेक्शन, ये क्या है आपका, लिगामेंट है। क्या है, लिगामेंट, ठीक है भाई। तो ये जो लिगामेंट होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये बोन को बोन से टच करता है। बोन को बोन से टच करने का मतलब क्या है, ये बोन हो गई, ये बोन हो गई, तो दो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। और एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडिन यानी कंडरा, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये आपका पैर का मुड़ाया हुआ हिस्सा, यानी ये जांग से जांग यहाँ से ऊपर स्टार्ट हो जाएगी और ये घुटना हो जाएगा, और ये नीचे तिली वाला जो रीजन है वो मैंने यहाँ पे दिखाने की आपको कोशिश की है। इसके अलावा डेंटिन प्रोटीन जो होती है, इससे किसका निर्माण होता है, दांतों का, यानी दांत के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, डेंटिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, प्रोटीन के बारे में। तो आई होप आपकी ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए कि क्या चीज आपकी समझ में नहीं आ पा रही है और आपको समझने में कहां कहां पे कठिनाइयां हो रही हैं। और ये वाला जो सेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें मेरे और क्या क्या बढ़ोतरी कर सकता हूं, या इसको और कैसे बेहतरीन या इंप्रूव कर सकता हूं, आपके जो पजेसिव
सॉरी पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तरीके के जो सुझाव होंगे मैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हमने आज प्रोटीन के बारे में जाना। प्रोटीन किससे मिलकर के बना रहता है? अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं प्रोटीन, जो पॉलीपेप्टाइड के रूप में आ जाते हैं, इनको हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन किससे मिलता है? अमीनो एसिड से। तो शरीर में लगभग संख्या कितनी होती है इनकी? 20। जो आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं। आवश्यक वाले शरीर में नहीं बनते, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। कुछ उदाहरण है लाइमिन और ट्रिप्टोफन। अनावश्यक जो होते हैं वो शरीर में बनते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 12। इसके उदाहरण है एलेमिन और एस्पार्बिक एसिड। ये हो गए। इसके अलावा हमने प्रोटीन के कार्यों को देखा। तो ग्रोथ, रिपेयर और बिल्डिंग ब्लॉक का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं और इनके कुछ उदाहरण भी हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट हमने प्रोटीन के बारे में जाने, यानी केराटिन प्रोटीन किससे कौन कौन सी चीजों को बनाती है? नाखून, बाल, सींग, खुर। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन से क्या बनता है? अस्थियां बनती हैं, उपास्थियां बनती हैं। डेंटिन प्रोटीन से क्या बनता है? दांत बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके आज की क्लास समझ में आई होगी। तो हम इस क्लास को इससे पहले अंत की तरफ ले जाएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ये मैंने शुरुआत की है और होता है आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं और आपके लिए मैं एक जाते जाते सवाल छोड़ करके जा रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ करके जा रहा हूँ कि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं वीडियो 2 तरीके से लेने वाला हूँ, एक तो साइंस और एक आर्ट। तो आर्ट कहने का मतलब मेरा ह्यूमैनिटी यानी मानविकी से है। तो मानविकी में मैंने ज्योग्राफी के लिए आपको बोला था, लेकिन अभी कुछ जो एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि क्यों ना पहले आपको स्टैटिक्स वाले जो सेक्शन है वो बताए जाए। तो आपके इस स्टैटिक वाले सेक्शन पे किस तरीके के विचार हैं वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तो गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।